नमस्कार छात्राओं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था काल परिवर्तन। आज हिंदी का लेक्चर है काल परिवर्तन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और उसके जो भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल का मैंने जैसे बताया एक ही आता है, सामान्य भविष्य काल। क्योंकि भविष्य के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपूर्ण और पूर्ण कुछ स्कूल में सिखाते हैं, पाठशाला में सिखाते हैं, लेकिन परीक्षा में तो सामान्य भविष्य काल ही आता है। भविष्य काल का एक ही हमने भेद देखा, सामान्य भविष्य काल। तो वो काल परिवर्तन जिस तरह से मैंने आपको हिंट दी थी, जो मैंने एक चार्ट आपको दिया था, वो आपको बार बार याद करके अपने ध्यान में रखना है। तो आज हम दूसरा टॉपिक व्याकरण का ही है। इसका नाम है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार या स्टार्ट करने वाले वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 2 होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। आपके पास पाठ्य पुस्तक होगा तो पाठ्य पुस्तक के जो पिछला भाग है, व्याकरण विभाग है, उस व्याकरण विभाग में वो वाक्य के प्रकार है। वो वाक्य के प्रकार के मुख्यत्वे जैसे मैंने बताया दो होते हैं। एक रचना की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। बराबर। देखो, अभी इसके 2 मुख्य प्रकार है। वाक्य के प्रकार मुख्यत्वे 2 ही होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से भी भेद है, वही भेद आपको आने वाले हैं। परीक्षा में इन दोनों का ही प्रश्न अलग अलग आता है। वाक्य के प्रचार या वाक्य के भेद पहचानो, ऐसा प्रश्न आता है। तो प्रश्न इनमें से अलग अलग ही आता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानो और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानो। ऐसे अलग अलग ही उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रचना की दृष्टि से अगर पूछा जाए प्रश्न, तो इसके मुख्य 3 प्रकार है। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। बराबर। अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से पहला आता है विधानार्थी वाक्य, विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं उसे। दूसरा आता है निषेधार्थी वाक्य, तीसरा आता है विधानार्थी, निषेधार्थी, प्रश्नार्थी, प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा आता है आज्ञार्थी वाक्य। इसका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में वही रखना है कि वाक्य कोई भी हो उसे पहचानते कैसे। तो सीक्वेंस अगर आपके पाठ्य पुस्तक में ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, लेकिन किसे क्या मतलब वाक्य किस तरह से कौन सा होता है ये हमें यहाँ आज सीखना है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विधानार्थी वाक्य, निषेधार्थ, प्रश्नार्थ, आज्ञार्थ, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य, और लास्ट का है संदेश सूचक या संदेह वाक्य भी उसे कहा जाता है। संदेह सूचक वाक्य। कुछ पाठशाला में संदेश सूचक भी आता है, और हाँ, संदेश सूचक और संदेश सूचक इन दोनों में से भी आता है। तो उसका जो अर्थ है वो एक ही रहता है, खाली इसका वाक्य का प्रकार
अलग, तो आपको संदेह सूचक के वाक्य आता है। तो अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार है और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है। सो आप पॉज करो और वाक्य के प्रकार में से कौन कौन से कहाँ वाक्य के भेद आते हैं ये लिखकर अच्छी तरह से लिखो। संदेह सूचक जो वाक्य आता है वो बहुत कम आता है, लेकिन वो क्या है वो भी मैं बताऊंगी। पहले देखो वाक्य के प्रकार। आज के जो लेक्चर में मुख्य उसके 2 प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि में से 3 भेद आते हैं। सरल, इसे साधारण भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार होते हैं, विधानार्थी, निषेधार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, विस्मयी बोधक और संदेह सूचक। संदेह सूचक बहुत कम आता है, तो वो भी सिखाने ही वाली हूँ, लेकिन आपको याद रखना है। तो आपको परीक्षा में 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पहचानो। सो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पहचानो अगर आएगा तो आपको ये 3 में से ही कोई उसका उत्तर होगा और इनमें से एक वाक्य उसमें होगा। और अर्थ की दृष्टि से अगर आपको कहते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य पहचानो, तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा रचना की दृष्टि में भेद है और कौन से अर्थ की दृष्टि से में भेद है। देखो पहले हम स्टार्ट करने वाले अर्थ की दृष्टि से, फिर बाद में स्टार्ट करने वाले रचना की दृष्टि से। सो अर्थ की दृष्टि में से पहला वाक्य कौन सा है? विधानार्थी वाक्य। देखो विधानार्थी वाक्य और रचना की दृष्टि से सरल वाक्य एक ही तरह होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर आ सकता है। देखो पहला कौन सा है? विधानार्थी वाक्य आज हम देखने वाले हैं। विधानार्थी वाक्य में विधान यानी जो सादा सरल वाक्य होता है जिसमें नकारात्मक जो बोलते हैं ना नेगेटिव, सो नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। सो विधानार्थी वाक्य मतलब होने की क्रिया। विधानार्थी वाक्य में क्या होता है? होने की क्रिया होती है। देखो पहला फिर से लिखती हूँ मैं, अर्थ की दृष्टि से इसमें पहला है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी भी कहते हैं, विधानार्थक भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? विधानार्थी वाक्य में कोई भी क्रिया हो, क्रिया होने का बोध होता है, मतलब इसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे राम गांव जाता है, या फिर राम आम खाता है, वो भी चलेगा। इसमें सादा सरल वाक्य है, क्रिया होने का बोध है, क्रिया होती है। और एक मैं आपको हिंट देती हूँ, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों भी आते हैं। मतलब इजी हिंट यही है कि जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं हो उसे कहते हैं विधानार्थी वाक्य। उसके अपोजिट आता है निषेधार्थ। निषेध मतलब उसमें नहीं ना का इस्तेमाल किया जाता है।
हम बोलते हैं ना, कभी अखबारों में या फिर कभी कोई भी बातमी हो या न्यूज हो या वृत्तांत हो या खबर हो, उसमें बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति ने निषेध किया। निषेध मतलब उस व्यक्ति को कुछ भी वो जो चल रहा है कार्य वो मंजूर नहीं है। मतलब निषेधार्थी वाक्य में क्या होता है, नकारात्मक यानी नेगेटिव का इस्तेमाल ज्यादा होता है और विधानार्थी में पॉजिटिव या होने की क्रिया का इस्तेमाल होता है। तो निषेधार्थी वाक्य में नहीं, ना, न शब्द का शब्द आते, बराबर, जिसमें नहीं, ना, न शब्द आते हैं। जैसे राम, वही कंटिन्यू, वही एग्जांपल देती हूँ मैं। राम आम नहीं खाता है, तो इसमें आ गया है नहीं। तो नहीं शब्द आने के कारण दिया गया वाक्य कौन सा है, निषेधार्थी वाक्य। तो आप पॉज करो और मैं आपको ये जो आप बोलते हैं ना डेफिनेशन, शॉर्टकट में ही दे रही हूँ, क्योंकि खाली इतना ही याद रखना है कि किसे क्या कहते हैं। ये आपको नहीं पूछते कि विधानार्थी वाक्य क्या होता है, वो लिखो। विधानार्थी वाक्य किस तरह से, मतलब कैसे उसे पहचानते हैं, इसलिए मैं ये आपको डिटेल में दे रही हूँ कि बाबा विधानार्थी वाक्य अगर आएगा तो कैसे पहचानोगे, क्या होता है उसमें। तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि विधानार्थी वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं आते हैं और निषेधार्थी वाक्य में नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कारण मैं आपको ये डिटेल में और शॉर्ट में जो आपको ध्यान में आ सकता है वे लिख कर देती हूँ। तो आप इसे पॉज करो और लिखो। निषेधार्थी वाक्य आप इसके भी ऑपोजिट विरुद्ध कह सकते हैं कि क्रिया न होने का बोध हो, तो विधानार्थी वाक्य में क्रिया होने का बोध, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो तीसरा मैंने लिखा था प्रश्नार्थी वाक्य। देखो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नार्थी वाक्य का सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, फिर आपको याद रखना खाली महत्वपूर्ण है, इस तरह से वाक्य होता है। तो तीसरा मैंने लिखा था प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य। तो आपको मालूम है प्रश्नार्थी वाक्य क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है या प्रश्न किया जाता है और उसमें एक चिन्ह आता है जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न किया जाने वाले वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्न किया गया होता है, बराबर। तो प्रश्न जिस तरह से प्रश्न पूछने का बोध होता है इसे कहते हैं तुम कौन हो। ये प्रश्न चिन्ह का भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, बराबर। तो प्रश्न किया जाता है जिस वाक्य में उसे कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य। चौथा मैंने लिखा था आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य मतलब क्या होता है, आज्ञा की जाती है या फिर उसे कहते हैं प्रार्थना भी की जाती है या फिर विनती की जाती है। प्रार्थना विनती है कि प्रार्थना मतलब आप जो भगवान को करते हो प्रार्थना, वैसे प्रार्थना नहीं, प्रार्थना मतलब विनती, यहाँ पर ये विनती की जाती है। सो प्रश्नार्थी के नीचे मैंने लिखा था आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या फिर प्रार्थना की करते हैं। आज्ञा मतलब यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हो, आज्ञा की जाती। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, विनती जो बोलते हैं हम, वो भी आप इस में ध्यान रख सकते हो इस तरह से।
जाओ। तो इसमें आज्ञा की गई है, आप बाहर जाओ, आप शांत रहो, आप पढ़ाई करो, तो जाओ, करो, पढ़ो, इस तरह के जो वाक्य होता है उसे कहते हैं आज्ञार्थी वाक्य। सो प्रश्नार्थी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है या प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, और आज्ञार्थी वाक्य में आज्ञा भी होती है या फिर क्या बोलते हैं उसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि कृपया आप बाहर जाओ। तो रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें कृपया वगैरह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसे पॉज करो और लिखो। ठीक है, इसके बाद विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक क्या होता है आपको मालूम है, ने पढ़ा होगा। विस्मयबोधक इसे मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो देखो जो हमारा पांचवा है वाक्य का प्रथम उसे कहते हैं विस्मयबोधक। देखो शब्द किस तरह से मैंने लिखा है, दी और सर को म जोड़ा है, विस्मयबोधक वाक्य। तो विस्मयबोधक वाक्य में क्या होता है, मन की भावना। अभी मन की भावना कैसे भी हो सकती है, जिस तरह से आनंद की हो सकती है, या फिर दुखी जो व्यक्ति होता है उसकी दुख की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, गुस्से की हो सकती है। सो किस भी प्रकार की मन की भावना हो सकती है। तो मन की भावना जहाँ व्यक्त की जाती हो उसे क्या कहते हैं, विस्मयबोधक। आश्चर्य की भी कहती है होती है, भयानक की भी हो सकती है भावना। सो विस्मयबोधक आप कैसे याद रखोगे कि मन की भावना, भावना माने फीलिंग्स, मन की भावना का बोध होता है। जैसे वहाँ क्या दृश्य है, बराबर। इसमें चिन्ह आता है, इसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। तो ये चिन्ह यहाँ आता ही, ये विस्मयबोधक वाक्य में ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, और इस चिन्ह के पहले का जो शब्द आता है वो मन की भावना व्यक्त करता है। तो यहाँ वहाँ क्या दृश्य है, मतलब यहाँ आश्चर्य की भावना व्यक्त की जाती है, या फिर खुशी की भी हो सकती है। तो खुशी की भावना भी जिस तरह से हम हमारे मम्मी जो होती है जो अच्छी अच्छी चीजें हमें खिलाती है, तो वो होता है, तो वहाँ भी हमारे जो शब्द निकलते हैं वो वहाँ भी होते हैं। सो मन की भावना खुशी की भी हो सकती है या आश्चर्य की भी हो सकती है। तो आपको खाली यही याद रखना है कि विस्मयबोधक वाक्य में मन की भावना का बोध होता है। सो भावना किसी प्रकार की भी हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है, दुख की हो सकती है, आनंद की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, भयानक भी हो सकती है। तो उसी प्रकार से, और इसका अंत का जो वाक्य का प्रकार है ये संदेह सूचक, बराबर, संदेह सूचक वाक्य। इसका एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। संदेह सूचक यानी एक प्रकार की भावना होने का संभावना वाक्य भी इसे कहा जाता है। एक प्रकार की शंका या एक प्रकार की जो हम बोलते हैं ना कि भावना होने का मतलब भविष्य ही एक प्रकार का होता है कि बाबा आज बारिश होगी, वो पत्र पढ़कर दुखी होगा। सो वो जो संदेह, वो जो संभावना है, वो जो शंका है, वो हम इस वाक्य में क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वो वाक्य का प्रकार क्या होता है, संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। संदेह या फिर संभावना जो बोलते हैं ना, शंका, मराठी मध्ये बोलतो ना की शंका असेल
तर त्याला संदेशसूचक भी वाक्य आपको संदेशसूचक भी वाक्य से कहते हैं या फिर संभावना वाक्य भी कहा जाता है। संभावना अर्थक वाक्य, सो संदेह या संभावना, संभावना कब होते मतलब कि कुछ संभावना या फिर संदेश हो गए। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मोहन मोहन अब तक जा चुका होगा, ये जो वाक्य है इसमें एक संभावना है, एक शंका है कि मोहन अब जा चुका होगा। उसका उसके बारे में कुछ भविष्य 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 नहीं, लेकिन संभावना है, शंका है कि बाबा मोहन अब तक जा चुका होगा या फिर उसे पत्र पढ़कर दुख होगा। सो एक संभावना, एक शंका है। सो संदेश सूचक वाक्य बहुत कम आता है, लेकिन वो भी ध्यान में रखो कि संदेश सूचक वाक्य में संदेह या संभावना या फिर शंका उसे भी कहा जाता है मराठी में, तो वो होने का बोध होता है। सो संदेश सूचक वाक्य इस प्रकार होते हैं। तो आप ये लिखो। तो अर्थ की दृष्टि से हमने कितने प्रकार देखे? अर्थ की दृष्टि से हमने 6 प्रकार देखे हैं। पहला जो प्रकार था वो विधानात्मक वाक्य था। विधानात्मक वाक्य कैसे पहचानोगे? जिस वाक्य में क्रिया होने का बोध हो, जिसमें नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करते नहीं है, जो पॉजिटिव भी कहा जा सकता है, तो उसे कहते हैं विधानात्मक वाक्य। दूसरा हमने देखा था निषेधार्थी वाक्य। निषेधार्थी वाक्य में निषेध मतलब वो क्रिया जो वो काम है उसे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं ना न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और एक नेगेटिव वाक्य होता है जिसमें नहीं ना का प्रयोग करते हैं। सो विधानार्थी और निषेधार्थी विरुद्ध शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। सो तीसरा हमने देखा था प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य यानी प्रश्न पूछने का बोध होता है और प्रश्न चिन्ह उसमें आता है, वो उसे कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य। उसके बाद हमने देखा था आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य में आज्ञा मतलब एक प्रकार की ऑर्डर, प्रार्थना या एक प्रकार की विनती, रिक्वेस्ट भी कहा जाता है उसे इंग्लिश में। सो विनती की जाती है, आज्ञा की जाती है, सो उसे कहते हैं आज्ञार्थी वाक्य। और पांचवा जो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें चिन्ह आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। मराठी में उसे उद्गारवाचक चिन्ह या उद्गार चिन्ह पण बोललं जातं आणि इंग्लिश मध्ये एक्सक्लेमेटरी बोललं जातं। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और संदेश सूचक वाक्य में संदेह यानी शंका एक प्रकार की जो मराठी में बोला जाता है, संदेह या संभावना का बोध किया जाता है। तो इस प्रकार 6 प्रकार आपको याद रखने। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, वाक्य के प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये दोनों मुख्य 2 प्रकार कौन से होते हैं? रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि का प्रश्न अलग आता है। तो अर्थ की दृष्टि से प्रश्न अलग पूछा जाए तो इन 6 में से ही आपका उत्तर होगा, और रचना की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो 3 में से ही एक उत्तर होगा। तो खाली आपको याद रखना है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा जाए, किस तरह से पूछा जाता है। देखो अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार हमने मैंने लिखकर दिए थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से में कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल, उसे साधारण भी कहा जाता है, मिश्र, संयुक्त।
हमने देखा था सरल वाक्य, इसे साधारण भी वाक्य कहा जाता है। देखो कुछ बुक में साधारण कहते हैं, कुछ बुक में सरल कहते हैं, अर्थ एक ही होता है और वाक्य उसका जो बोलते हैं ना मतलब वही होता है। देखो सरल वाक्य विधानार्थी वाक्य की तरह ही होता है। सरल वाक्य मतलब इसमें एक ही क्रिया का बोध होता है, उसमें भी एक ही क्रिया थी, इसमें भी एक क्रिया थी। तो मैडम हम आंसर कैसे लिखेंगे या उत्तर कैसे लिखेंगे जब प्रश्न पूछा जाए? तो फिर से कहती हूँ कि अगर रचना की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? सरल वाक्य होगा, और अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या होगा? वो विधानार्थी वाक्य होगा। तो सरल वाक्य में भी क्या किया जाता है? एक मुख्य क्रिया का बोध होता है। एक मुख्य क्रिया का बोध होता है। तो मैं एग्जाम्पल आपसे भी देती हूँ। जैसे मोर नाच रहा है, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये आएगा सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल किया। समुच्चय बोधक क्या है पहले ये ध्यान में रखो कि इस वाक्य में ना दो वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रकार में दो वाक्य होते हैं जो एक आपस में जुड़े होते हैं। सो इसमें और, परंतु या फिर तथा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो और, परंतु, तथा ये समुच्चय बोधक जो शब्द भेद है ना, शब्द भेद में विकारी और अविकारी, अविकारी में से जो प्रकार है ना समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक किसे कहा जाता है? जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं समुच्चय बोधक अवयव के साथ। जुड़ते। समुच्चय बोधक अवयव, अवयव माने शब्द, समुच्चय बोधक मतलब क्या? इसमें और, परंतु, तथा आदि इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही इसलिए भी कहा जाता है। देखो जैसे मैं कल बीमार था इसलिए आपका ही इसलिए बाचा है या फिर इसलिए बाचा नहीं। देखो इस बाजार नहीं गया एक वाक्य है, और मैं कल बीमार था एक वाक्य। इसे जोड़ा किसने है? इसलिए। फिर से मैं कल बीमार था एक वाक्य है, और बाजार नहीं गया एक वाक्य है। इस दो वाक्य को जोड़ा किसने? इसलिए। तो इसलिए आएगा वो समुच्चय। समुच्चय शब्द का भेद कौन सा है? समुच्चय बोधक है। इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन में समुच्चय बोधक का अव्यय का इस्तेमाल किया। अव्यय माने शब्द, समुच्चय बोधक मतलब क्या? दो वाक्यों को जोड़ने का काम ये शब्द करता है। इसमें बहुत सारे आते हैं शब्द, जिस तरह से और आता है, परंतु आता है, आदि आता है, तथा आता है। ये काम संयुक्त वाक्य में होते। सो आप पॉज करो और लिखो।
ओके, और इसका अंत का एक प्रकार है मिश्र, इसे मिश्रित भी कहा जाता है। सो लास्ट इसका प्रकार कौन सा है? मिश्र, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। लास्ट है मिश्र, या फिर इसे मिश्रित भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है? देखो, मिश्र और मिश्रित नाम से ही पता चलता है मिक्स होगा वाक्य। तो इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक से पहले दो ही प्रकार आते हैं इसमें मिश्रित वाक्य में। सो मिश्र मतलब हम बोलते हैं ना मिक्स, उसी प्रकार के मिश्र वाक्य भी, इसमें भी दो प्रकार आते हैं, लेकिन इसमें एक जो वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य के ऊपर या दूसरे वाक्य के आश्रित में रहता है। अभी क्या होता है आश्रित वगैरह? तो एक एग्जांपल है, देखो इसमें भी दो वाक्य आते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित रहता है। एक एग्जांपल यहाँ से ही, देखो दो वाक्य आते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित। आश्रित मतलब क्या? आश्रित मतलब अवलंबन, डिपेंड इंग्लिश में जैसे बोलते उसी प्रकार के। तो एक ही एग्जांपल है यहाँ से ही देती हूँ। जैसे पल्लव ने सपना देखा कि वह उड़ रहा है। देखो इसमें भी दो वाक्य आए हैं, पल्लव ने सपना देखा वो उड़ रहा है। देखो जोड़ा किसने है? की ने जोड़ा है। तो पहला जो की आया है वो पहला जो की आया है वो दो वाक्य को जोड़ता है, लेकिन ये जो वाक्य आप पढ़ते हैं तो एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित में रहता है। पल्लव ने सपना देखा कि क्या देखा? वो उड़ रहा है। उड़ क्यों रहा है? क्योंकि पल्लव ने सपना देखा है। सो डिपेंड है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड है या फिर आश्रित में। सो मिश्र वाक्य ऐसे ही होते हैं जो क्या होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित में रहते हैं। तो मिश्र और संयुक्त में फर्क क्या है? संयुक्त वाक्य में जिस तरह से मैंने लिख कर दिया ना आपको, परंतु, और, इसलिए, इन तीनों में से ही एक संयुक्त वाक्य में आता है। और मिश्रित वाक्य में तो की का भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो दो वाक्य आते हैं, दो वाक्य इसमें भी आते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित में रहता है। सो मैंने संयुक्त वाक्य में जो लिखा है ना, इसलिए और जो होता है ना, और के ही वाक्य ज्यादा संयुक्त वाक्य में पूछे जाते हैं। सो आपको अगर कंफ्यूज हो तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वाक्य के आश्रित में रहता है। सो संयुक्त वाक्य जो होता है वो आश्रित में नहीं रहता, वो दोनों अलग अलग रहते हैं वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता, एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित में ही रहता है। सो ये हो गया मिश्र वाक्य, इसे मिश्रित भी कहा जाता है। तो रचना की दृष्टि से हमने तीन जो प्रकार है वो भी पूरे किए हैं। सो ये आप पॉज करो और लिखो।
सो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा है वाक्य के प्रकार, और उस वाक्य के दो मुख्य प्रकार थे, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से में से तीन भेद आते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर मिश्रित। और अर्थ की दृष्टि से में 6 प्रकार आते हैं, जैसे विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, निषेधार्थी वाक्य, विस्मयदिबोधक वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य और संदेह सूचक वाक्य। सो ये 6 प्रकार किस प्रकार या इसे उसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है, कैसे आप पहचानोगे, ये सब मैंने सिखाया, लिख कर भी दिया है। और रचना की दृष्टि से भी कौन से 3 वाक्य होते हैं और किस तरह से उसे पहचाना जा सकता है, ये भी मैंने लिख कर दिया है। आपको खाली यही याद रखना है, ये दोनों जो प्रकार है इसके प्रश्न भी अलग आते हैं, लेकिन आपको जो उसके भेद है ना, इसके 3 और उसके 6, वो ही याद रखने हैं। तो रचना की दृष्टि में से आएगा, तो रचना की दृष्टि में से ही 3 भेद कौन कौन से, वही याद आपको रखना है। और अर्थ की दृष्टि में से कौन सा आएगा, तो वो 6 आते हैं, उसमें से कौन सा एक आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो ये दोनों भी प्रश्न अलग पूछे जाते हैं, और किस तरह से होते हैं वाक्य और किस तरह से आप पहचान पाओगे, ये आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। उसके पहले का जो लेक्चर था वो मैंने काल परिवर्तन सिखाया था। देखो, मैं जब व्याकरण जो विभाग है, व्याकरण जो मैं सिखाती हूँ, वो एक दिन में याद नहीं रह सकता, उसे आप बार बार पढ़ सकते हो। और मैंने जैसे भी बोला था कि व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आपके मराठी हो या हिंदी हो, उस लैंग्वेज में जो हो वो आपको पूरा मार्क दिला सकते हैं, पूरे मार्क दिला सकते हैं आपको। सो व्याकरण विभाग जसं मी बोललो की रट्टा मारून नाही करायचा। सो रट्टा मार के आप पढ़ोगे तो आपके ध्यान में नहीं वो कुछ भी याद नहीं रख सकते आप। तो रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे, हिंद से याद रखोगे तो आपको सभी उसमें अच्छे से अच्छे मार्क मिल सकते हैं। देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ स्टूडेंट या विद्यार्थी होते हैं, वो छात्राएं होते हैं, वो क्या होते हैं, लैंग्वेज में कम मार्क लाते हैं, लेकिन व्याकरण विभाग अगर मैं सिखाती हूँ तो व्याकरण में उनको आउट ऑफ मार्क मिल पाते हैं। सो व्याकरण विभाग ऐसा है जो आपको आउट ऑफ मार्क दिला सकता है। तो वो जो व्याकरण विभाग है वो एक दिन में नहीं आता है। जिस तरह से मैंने अभी लेक्चर शुरुआत में ही शुरू करने से पहले ही जो भी कुछ पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वो याद किया, और आपको मैंने बोला कि काल परिवर्तन हमने सीखा था और किस प्रकार के भेद थे, किस प्रकार के भेद होते हैं, कैसे पहचानोगे, क्या करोगे। और उसके बाद मैंने ये वाक्य के प्रकार का जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट किया। तो जो भी आज आप पढ़ोगे, कुछ भी आप पढ़ोगे, उसके पहले आपने क्या पढ़ा है एक बार आपको याद रखना जरूरी होता है। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी। सो व्याकरण विभाग ऐसा प्रकार है जो एक दिन में आपको याद नहीं रह सकता, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। सो ये आज का लेक्चर में यही सीखा और काल परिवर्तन सीखा था। देखो, अभी उसके आगे का जो लेक्चर होगा हिंदी का, वो हिंदी के लेक्चर में मैं आपको कुछ पत्र के बारे में, मतलब जिस तरह से मराठी का आपने पत्र पढ़ाया था ना, पत्र का जो रचना थी पत्र की किस तरह से हमें करनी चाहिए, उसी प्रकार की हिंदी की भी होती है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसके पहले मैं आज आपको कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ, जो आप प्रैक्टिस करो। इसके पहले होमवर्क देना चाहती हूँ। इस तरह से हमने 2 महत्वपूर्ण विभाग पढ़े, इस तरह से काल परिवर्तन और वाक्य के प्रकार। सो मैं कुछ होमवर्क देती हूँ, आप उसे प्रैक्टिस करो घर में रहकर, और किस तरह से आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको याद आएगा कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। तो प्रैक्टिस करोगे, मैं पढ़ाती जाऊँगी, आपको उसी दिन याद रखोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे। सो कुछ होमवर्क देती हूँ आपको, वही होमवर्क आपको क्या करना है, थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी है। सो वाक्य के प्रकार देखो, अभी अर्थ की दृष्टि से पहले देती हूँ। अभी प्रश्न देखो किस तरह से आया है। प्रश्न पहला, जिस तरह से प्रश्न पहला पूछा है मैंने अर्थ की दृष्टि से। सो अर्थ की दृष्टि से पूछा है तो कौन से प्रकार आएंगे, 6 प्रकार आएंगे।
अर्थ की दृष्टि से पहचानो। पहला वाक्य में देती हूँ, भारत मेरा देश है। दूसरा है, हाँ कितना अच्छा मौसम है। तीसरा, मिनी बाजार कब गई। प्रश्न छोटा है, रुपया आ शाम रहो। पांचवा, माँ बीमार नहीं। सो 5 वाक्य मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ये 5 वाक्य आप होमवर्क लिखो और पहचानो कि अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार है, तो 6 प्रकार में से कौन कौन सा वाक्य का उत्तर हो सकता है। सो वॉच करो वीडियो। ओके, अभी रचना की दृष्टि से वाक्य पहचानो। देखो आप खुद भी जो पढ़ाई है वो करनी पड़ती है व्याकरण विभाग में। सोते समय जो 5 मिनट होते हैं ना, उस 5 मिनट में आपने आज क्या क्या सीखा है वो आपको याद करना नहीं पड़ता है, आप याद करो। इसका फायदा क्या होगा कि आपको याद रह सकता है कि बाबा क्या क्या पढ़ाया आज हमने, याद कौन सा रह गया है, भूला कौन सा है। तो रचना की दृष्टि से पहला वाक्य है, बादल आए परंतु पानी नहीं बरसा। ओके, स्वाति का पत्र आया था। ऐश्वर्या
रचना की दृष्टि से ये हो गए हैं ये रचना की दृष्टि से 5 प्रश्न है रचना की दृष्टि के वाक्य में से। तो आपको पहचानने हैं कि रचना की दृष्टि में से कौन से जो 3 प्रकार है उनमें से कौन से प्रकार सरल है, कौन से प्रकार मिश्र है और कौन से प्रकार संयुक्त। सो वाक्य के प्रकार हमने देखे थे, उसके में कुछ होमवर्क आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ 10 प्रकार दिए हैं, 10 वाक्य दिए हैं, उसमें कौन से प्रकार होते हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके पहले काल परिवर्तन के भी मैं प्रश्न देने वाली हूँ, किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से हम काल का भेद पहचान सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उसके भी 5 प्रकार लिखो। ये प्रश्न दूसरा था। प्रश्न पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। काल परिवर्तन प्रश्न तीसरा है काल पहचानो और परिवर्तन करो। पहला है लक्ष्मी कोमल को मारती है। देखो अभी कैसे पहचानो, दिया हुआ वाक्य है वो कौन सा काल है पहले लिखो, जिस तरह से मैं काल और परिवर्तन किसमें करना है ये मैं कोष्टक में दे दूं, जिसे आप ब्रैकेट कहते हैं, तो हिंदी में कोष्टक कहा जाता है। इस वाक्य को आपको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है इस तरह से होगा, काल कौन सा है ये वाक्य का ये पहचानना है और परिवर्तन किसमें करना है वो कोष्टक में दिया है। तो परिवर्तन आएगा नीचे। तो इस प्रकार का आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। दूसरा है उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। इस वाक्य को आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है।
सा है? अम्मी खाना बनाती है। इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। चौथा, मैं आज बाहर जा रही थी। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल। चार ही प्रकार देती हूँ। देखो इस तरह से उत्तर लिखना है आपको। दिया हुआ वाक्य कौन सा का है वो लिखना है और उसका परिवर्तन आपको नीचे लिखना है। सो लिखो पॉज। दिया हुआ होमवर्क याद से करना, प्रैक्टिस करना। मैंने जो भी कुछ में दिया है वो रोज पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। इससे आप क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे व्याकरण विभाग का। सो आने वाले लेक्चर में आपको मैं पत्र का एक रचना किस तरह से मराठी में हमने देखी थी, सो हिंदी में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।